सबसे पहले तो माजरत, मैं क्लास में थोड़ा लेट आया, मुझे प्रिंसिपल साहब के पास था, एक बच्चे के पेरेंट्स आए हुए थे, उनसे बात चल रही थी, उसमें मुझे टाइम लगा। पहली बात। अब हम बात करना शुरू करते हैं सवालात की। आपने देख लिया मेरे ख्याल में, जिनको समझ में आया हो, इन तमाम सवालात के यहाँ पे गलत जवाब दिए गए हैं और इन गलत जवाब देने का नतीजा क्या निकलेगा, ये सवालात वो है जो मेरे पेपर में आ रहे हैं। मेरी आज प्रिंसिपल साहब से बात हुई इस बारे में, मैं बार बार बता रहा हूँ, मेरे पेपर में सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। सिनेरियो होगा और आपने उसके सिनेरियो को समझते हुए सवाल का जवाब देना है। सबसे पहले तो आपको सिनेरियो समझने में टाइम लगेगा, ओके, पहला मसला तो ये, और उसके बाद फिर उसका जवाब देना, वो एक अलग आपके लिए चैलेंज होगा। अब जी जो मैंने बात की क्लास के अंदर, आप गौर करो कि यार मैंने इस बात का कल भी सही से जवाब दिया था। सब सीपीयू के सबसे करीब कौन होता है? कैशे। सीपीयू के सबसे करीब कैशे है। मैंने कहा था जिसकी स्पीड तेज तरीन होती है उसको हम कंप्यूटर के करीब अमूमन रखते हैं। तो किसकी स्पीड तेज है? मदीहे का जवाब क्या था? गलत जवाब था, राइट। तो सबसे पहली बात तो स्पीड की हम बात करें, सबसे तेज स्पीड हमारे पास कैशे की। उसके बाद कौन आ रहा है? उसके बाद देखो, उसके बाद एक दूसरी क्लास शुरू हो जाती है जिसे कहते हैं स्टोरेज डिवाइसेस। प्रोसेसर ने कहा कि मुझे अपने काम के लिए बस कैशे और रैम चाहिए, बाकी आपने अपना डेटा महफूज रखना है तो उसको स्टोरेज डिवाइसेस पे महफूज रखो। स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर सबसे तेज स्पीड जो है एसएसडी की। उसके बाद आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव। स्टोरेज डिवाइसेस में और भी चीजें आती हैं, फॉर एग्जांपल आपकी सीडी रोम, ओके, ऑप्टिकल जिसे स्टोरेज में कह रहा हूं, सीडी। बात हुई वो याद है गानों की, और जो फिल्म की कैसेट्स होती थी, रील लगी हुई होती थी ब्राउन से कलर की, याद है बचपन में? आज भी वो इस्तेमाल होती है डेटा स्टोर करने के लिए। अब आपको यकीन नहीं आ रहा होगा लेकिन आज भी इस्तेमाल होती है। वो क्यों इस्तेमाल करते हैं? वो बहुत चीप पड़ती है। तो ये जो हमारा सारा डेटा गूगल वगैरह के पास होता है, फेसबुक के पास होता है ना, तो उनके लिए डेटा स्टोर करना बड़ा महंगा काम पड़ रहा होता है। ओके, वो चंद हार्ड ड्राइव पे काम नहीं हो सकता, उनको डेटा का बैकअप भी बना के रखना होता है। उनको क्या चीज चीप पड़ती है? ये कैसेट्स। वो कैसेट के ऊपर भी डेटा सारा स्टोर कर लेते हैं, लेकिन वो तमाम की तमाम चीजें किसमें आ जाती हैं? स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर, ओके। और इनकी स्पीड अपने अपने सलाहियतों के एतबार से कम या ज्यादा हो सकती है। अभी तक की जो टेक्नोलॉजी है उसमें सबसे तेज जो है वो एसएसडी है। इसीलिए जब आप विंडोज इंस्टॉल कर रहे हैं तो आप सबसे पहले उसको इंस्टॉल किस पे करें? एसएसडी के ऊपर, ताकि जब कंप्यूटर बूट हो रहा है तो एसएसडी की वजह से तेजी से बूट हो जाएगा। मैंने लैपटॉप्स की मिसाल दी थी, जो अभी मेरे पास लैपटॉप्स है जिसपे एसएसडी लगी हुई है, वो 7 सेकंड के अंदर बूट कर रहे हैं, और जिनके अंदर वो हार्ड ड्राइव से बूट कर रहा है उसमें उसको लाजमन टाइम ज्यादा लग रहा है। अब हमारी क्लास के अंदर मैं ये चाह रहा हूं, आपको क्लास के अंदर देखो, आज भी फरा की क्लास नहीं थी, आप लोग को मुझे बता देते, कल भी नहीं थी, आज भी नहीं थी। मेरी ये ख्वाहिश थी कि हम लोग पास पेपर्स को सॉल्व करें। मेरा कोर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट है, अब 2-3 टॉपिक्स है वो ऐसी खींचतान के पढ़ाने, और बाकी आपके नोट्स चाहिए। मैं ये भी कह सकता हूँ भाई मेरे नोट्स में वहां जाके पढ़ लो, मैं ये भी कह सकता हूँ कि मैं खुद जाके पढ़ लो, कोई इतना मसला नहीं है। कुछ चीजें मैंने क्विज़ेस के अंदर डाली हुई हैं। स्टारलिंक मैंने खुद नहीं पढ़ाया, लेकिन स्टारलिंक मैंने क्विज में दिया हुआ है। कीबोर्ड का लेआउट मैंने नहीं पढ़ाया, लेकिन आपके क्विज़ेस के अंदर मौजूद है। एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके पास कीबोर्ड में 2 कीज होती हैं, एफ और जे, जो थोड़ी उभरी हुई होती हैं, राइट। किसके कैसे पता चला? कहां पे? खुद पता था पहले से? एफ और जे की क्यों को उभरी हुई होती है? वो इसलिए उभरी हुई होती है कि उसकी, हाँ अदिल क्यों उभरी हुई होती है? किसी भी कीबोर्ड पे जाओगे, किसी भी कीबोर्ड के ऊपर, उसमें एफ और जे की की में थोड़ा सा निशान बना हुआ होता है, उसमें हाथ रखती नजर आ जाते हैं। क्यों होता है जी राबिया? जी, वो इसलिए कर रहे होते हैं, वो आपको टच टाइपिंग सिखाने के लिए होता है कि आप लोग अपना हाथ उसके ऊपर रखें, अपनी शहादत की उंगली दोनों हाथों की उसके ऊपर आ जाए। अब होता क्या, जब एक दफा आपकी आदत पड़ जाती है तो आपको बस ये देखना होता है कि भाई मेरे पास ये 2 कीज जो है कीबोर्ड पे कहां पर है, मेरी उंगली पहुंच गई, बाकी कीज जो है वो यहां पर होगी, दूसरी यहां पे होगी, तीसरी यहां पर होगी। खुद ब खुद आपका हाथ उसके हिसाब से चलने लगता है। अब ये चीज मैंने कुछ लोगों को लैब में बताई, जिनको नहीं भी बताई ये चीज मेरे क्विज के अंदर शामिल है। चलो एक और बात मैं बता देता हूँ कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड के अंदर कीज आगे पीछे क्यों होती हैं? बताया था मैंने? चलो शुक्र।
इसीलिए अच्छा उस कीबोर्ड लेआउट को क्या कहते हैं? QWERTY, QWERTY। आपके कीबोर्ड के अंदर जो शुरू की कीज है वो इसके नाम से है। और आप लोगों को ये बात पता है कि वो टाइपराइटर के अंदर जो कीज आपस में फंस जाती थी, उस मसले को हल करने के लिए उन्होंने उस कीज को आगे पीछे किया। जब कंप्यूटर बनने लगा तो उन्होंने कहा उसी लेआउट को लेकर आ जाओ। हालांकि कंप्यूटर के अंदर ये मसाइल नहीं थे, वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर भी लिख सकते थे। बहरहाल ये जो आजकल की क्लासेस चल रही हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, पेपर के अंदर इन्हीं में से सवाल आएगा। मैं पास पेपर सॉल्व करवाऊंगा। मैंने सर हबीब से बात की है, नेक्स्ट वीक के अंदर उनकी क्लासेस इंशाल्लाह मैं ले रहा हूँगा। मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोग घर जाने से पहले पहले मेरे साथ पास पेपर सारे के सारे सॉल्व कर लें। ओके, किसी के पास कोई सवाल हो, कोई चीज समझ ना आ रही हो तो मुझसे डिस्कॉर्ड पे पूछ सकता है। हम आगे बढ़ते हैं, कोर्स को हम कवर करने की कोशिश करते हैं, एटलीस्ट हमारे पास कहने को हो कि हमने सारा कोर्स पढ़ लिया। तो कल हमने पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स की बात कर ली, हमने अपने स्पीड्स की बात कर ली, हमने बताया कि जी कैशे बहुत तेज है, रैम उसके बाद आती है, फिर स्टोरेज डिवाइसेस आती हैं। ये जो आपके दो ऊपर वाली चीजें हैं, इनके लिए मैंने एक वर्ड यूज किया था, याद है कि जैसी लाइट चली जाती है इनकी डेटा लॉस हो जाता है, वोलेटाइल। ओके, और नीचे वाला जो है नॉन वोलेटाइल, लाइट चली भी जाए तो रहता है। अच्छी बात है, आप लोग को याद है, ये बहुत अच्छी बात है। अब कल सबक एक सवाल था कि सर जब कंप्यूटर को हम ऑन करते हैं तो पुराना डेटा रिस्टोर करने का पूछता है, बल्कि बाज दफा खुद भी कर देता है। तो भाई होता ये है कि वो डेटा जब आप कंप्यूटर ऑफ कर रहे होते हैं, वो रैम की कॉपी उठा के हार्ड ड्राइव पे स्टोर कर देता है। रखता वो हार्ड ड्राइव के ऊपर ही है या SSD पर ही है, स्टोरेज डिवाइस के ऊपर ही रखता है। लेकिन जब नेक्स्ट टाइम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो वहां से लोड करके उसको रैम में लेकर आ जाता है। तो आपको ऐसा लगता है कि जिस हालत में कंप्यूटर को छोड़ा था उसी हालत में कंप्यूटर मुझे वापस मिल गया। जब आप कंप्यूटर को, लैपटॉप को स्लीप करते हैं, ओके, आप काम कर रहे हैं, आपने लैपटॉप को स्लीप कर दिया, नेक्स्ट टाइम खोला वही चीजें वापस खुली हुई होती हैं। तो वो इसी तरह से होता है कि वो रैम से डेटा उठा के हार्ड ड्राइव पे स्टोर कर देता है, इस तरह से करता है। अच्छा, हमने अब एक और बात हम यहाँ पे कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है। इस वक्त जितनी भी बातें बता रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है। ये रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, सही है। रोम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी, आप उसको रीड कर सकते हैं। वो फर्मवेयर होता है, मैन्युफैक्चरर उसमें लिख के दे देता है। ओके, बायोस जिसको हम कहते हैं, मैन्युफैक्चरर लिख के देता है, अब बस वही चल रहा होता है, आप उसके ऊपर डेटा राइट नहीं करते। ऐसा ही है ना। तो रीड ओनली मेमोरी समझ में आता है। ये रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये क्या बात हो गई? ये रैंडम एक्सेस मतलब क्या होगा इस बात का? हाँ दिल, क्या है? वो कह रही है कि रैंडम एक्सेस का मतलब है टेम्पररी डेटा। रैंडम का मतलब क्या होता है अनुषा? अचानक। ओके, अब अचानक का टेम्पररी से क्या ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं है ना। बात समझो, रैंडम एक्सेस का मतलब ये है। राबिया, रैंडम का मतलब क्या है? रिदा, एक्सेस का मतलब क्या है? बानो, रैम का एप्लीकेशन क्या है? कोई पैटर्न चल रहा है यहाँ पे? 20 से किसी को भी उठा लें, अचानक ही कुछ हो सकता है। रैंडम एक्सेस, ओके, रैंडम किसी को भी कहीं से भी कोई तरतीब, बेतरतीब। रैंडम का असल मतलब तो होता है बेतरतीब, कोई तरतीब नहीं है, कोई सीक्वेंस नहीं है। एक्सेस उसको हासिल करना, उसका हसूल। तो रैंडम एक्सेस कहीं से भी उठा के पूछ लो। फिजा, इस सवाल का जवाब दीजिए। इर्तिका, आप इस सवाल का जवाब दीजिए। सबा, आपके ख्याल में कैशे की स्पीड ज्यादा होती है, रैम की स्पीड ज्यादा होती है? बीच से हम किसी से भी बात कर सकते हैं। रैंडम एक्सेस हो रही है, एक तरीका। दूसरा तरीका, रोल नंबर 1 कौन है जी? रोल नंबर 1 खड़ा हो जाए। रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, वो रोल नंबर आपका जो जैनब का, जैनब नहीं आई। रोल नंबर 100 वाला जो है वो आराम से बैठ के सो रहा गया, मुझे पता मेरी बारी बाद में आएगी। सीक्वेंस और रैंडम एक्सेस, बात समझ में आ गई? अब तुम लोग भले पेपर के अंदर सही लिख के ना हो, अगर इतना भी लिख दोगे तो इस एग्जाम्पल से समझा दोगे, मैं काफी खुश हो जाऊंगा। देखो बात समझ में आ रही है। मैं नहीं कह रहा कि तुम लोग रैंडम एक्सेस की टेक्निकल डेफिनेशन लिख कर आओ। रैंडम एक्सेस मेमोरी इज द मेमोरी इन विच वी कैन एक्सेस मेमोरी फ्रॉम एनीवेयर और वी कैन से इट्स रैंडम, ऐसा कुछ नहीं। आपने एग्जाम्पल से समझा दिया कि सर क्लास के अंदर अगर हम किसी भी बच्चे से बीच में उठा उठा के पूछ रहे हैं तो ये रैंडम एक्सेस है, और अगर हम किसी से सीक्वेंस में पूछ रहे हैं तो वह सीक्वेंशियल है। रैंडम एक्सेस मेमोरी इसलिए कहते हैं भाई, रैम के अंदर वो कहीं से भी डेटा उठा सकता है, इधर से उधर से यूं करके एक्सेस कर सकता है। आपने कहा सर ये कौन सी बड़ी बात है, हार्ड डिस्क ड्राइव भी तो ऐसी काम कर रही है, CD-ROM भी ऐसी काम कर रही है। उस जमाने में बहुत बड़ी बात थी। उस जमाने में ऐसी टेक्नोलॉजी बना दे देना, उसके अंदर इतनी सलाहियत को होना कि 20 से उठा के किसी से भी पूछ सके, बहुत बड़ी बात थी। क्यों? उस जमाने में कैसेट का दौर था।
अब जिन लोगों ने कैसेट, अब मसला ये होता, एक मैं सोचता हूँ कि 10 साल के बाद मैं कैसे ही क्लास पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को तो फिर भी कुछ पता है, वो 10 साल वाले बाद जो लोग आएंगे वो कहेंगे सर पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, कैसेट कैसेट ही क्या चीज होती है। तो भाई कैसेट में ये होता था कि आपने पहले गाना सुना, दूसरा गाना सुनना है तो पहले पूरे उसको फॉरवर्ड करो, दूसरे पे जाके उसको एंड उस पॉइंट पे रोको, ठीक है, फॉरवर्ड रिवाइंड, उसके बाद आप उसको चलाना शुरू करते थे। आपने आखिर में फिल्म का आखिरी वाला सीन देखना है, चलो जी वो फास्ट फॉरवर्ड पे लगा हुआ है, वो चल रहा आराम से 15-20 मिनट के बाद फिल्म का आखिरी सीन आता था, आखिरी सीन आ गया, देखा, खुश हो गए। और अभी क्या होता है, बस जल्दी से स्किप दबाया, वो आगे पहुंच जाता है। ऐसा ही है, इवन यूट्यूब की वीडियोस पर चैप्टर्स बने हुए होते हैं, आगे क्लिक करो वो वाला चैप्टर शुरू हो जाता है। तो भाई ये रैंडम एक्सेस है, वो सीक्वेंशियल एक्सेस है। रैंडम एक्सेस वर्सेस सीक्वेंशियल एक्सेस, ये बात हो गई। अच्छा अब हम बात कर लेते हैं यार, हमने बात की कंप्यूटर के पार्ट्स की, हमने कहा हमारे पास प्रोसेसर है, प्रोसेसर भी एक किस्म का नहीं है, ग्राफिक कार्ड भी होते हैं, ओके, उसको भी हम इसलिए लगाते हैं कि भाई ये हमारे प्रोसेसिंग में मदद कर सके। मेमोरी हमारे पास एक किस्म की नहीं, दो किस्म की है, कैशे भी है, रैम भी है, स्टोरेज डिवाइसेस भी हमारे पास होते हैं, ओके। हमारे पास नेटवर्किंग के डिवाइस है, हमारे पास उसके अंदर वाईफाई लगा हुआ है, हमारे पास उसके अंदर इथरनेट कार्ड लगा हुआ है, ओके। तो ये तमाम चीजें कंप्यूटर का हिस्सा कहलाते हैं। और फिर अदील ने हमें बताया कि सर कूलिंग यूनिट भी तो होता है, प्रोसेसर आपका ठंडा पड़ जाता है, गर्म हो जाता है, उसको ठंडक भी हमें देनी है। अब वो वाकई इतना गर्म हो जाता है कि आप उसमें चीजें तल सकते हैं, अगर से तलेंगे तो जाहिर सी बात है आपका लैपटॉप बिल्कुल ही उड़ गया, लेकिन बहरहाल वो इतना गर्म हो जाता है कि आप उस पर बासहूलत चीजें तल सकते हैं, वो वाकई बहुत गर्म हो जाता है। फिर आपने कहा पावर भी तो देनी है, होता है ना कंप्यूटर, क्या कंप्यूटर बिल्कुल सही है, इसकी पावर सप्लाई खराब हो गई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पावर सप्लाई भी कंप्यूटर का हिस्सा है, अगर हिस्सा ना होता तो उसके बगैर भी कंप्यूटर चल रहा होता। फिर हमने बात की पेरिफेरल डिवाइसेस, हमें जो कनेक्टर्स हमें मिल रहे होते हैं, यूएसबी, जो मैंने डिस्कॉर्ड के ऊपर एक जोक सा लगाया था, ओके, उस जोक के ऊपर क्या था, ये कि पहले वाले भी यूएसबी थी, फिर आपके PS2 कनेक्शंस थे, या वो जोक याद आ रहा है? डिस्कॉर्ड पे जर्नल खोलो, उसके अंदर एक मीम मैंने शेयर किया हुआ, देखो उसको जरा। सबसे ऊपर बने हुए यूएसबी, ओके, उसके बाद जो कनेक्शन है वो है PS2 का, और आखिर में है सीरियल पोर्ट्स। अब ये जो पोर्ट्स हैं ये भी कंप्यूटर का हिस्सा है, क्योंकि आपने कीबोर्ड को कंप्यूटर से कैसे जोड़ना है, ऐसा तो नहीं कि जाके बराबर में रख देंगे कीबोर्ड कंप्यूटर से जुड़ गया, आपने माउस को कंप्यूटर के ऊपर लगा दिया, वो घी की तरह मल दिया उसके ऊपर और आपका माउस काम करना शुरू कर देगा, ऐसा नहीं है। आपको पेरिफेरल पोर्ट्स चाहिए जिनकी मदद से वो कंप्यूटर से कनेक्ट हो सके। आज के दौर में हमारे पास सबसे कॉमन कौन सा है? यूएसबी, हर जगह यूएसबी इस्तेमाल हो रहा है। उससे पहले के जो सेकंड नंबर पे कनेक्शन बना हुआ है ना, नजर आ रहा है, कहां पहुंची हुई अकलमंद, ये इसे PS2 कहते हैं, जो ग्रीन और पर्पल से कलर में नजर आ रहा है, ओके। तो ये आपके कीबोर्ड माउस को कनेक्ट करने के लिए आपको उसको यूज करना पड़ता था। और उसके बाद नीचे जो बना हुआ है ये सीरियल पोर्ट्स थी, तो किसी जमाने में ये वाली पोर्ट्स भी इस्तेमाल होती थी। आज के दौर में हर चीज किस पे आ गई है? यूएसबी के ऊपर। इसके अलावा अब आपके पास यूएसबी के अंदर टाइप सी आ गई है, आपके मोबाइल के अंदर टाइप सी लगी हुई है, आपके पास जो है कौन सा कनेक्शन होता है यार, वो HDMI कनेक्शन भी अब आ गया, आप HDMI कनेक्शन यूज कर रहे हैं। अब आप लोग मॉनिटर को कनेक्ट कर रहे थे VGA पोर्ट से, आप लोगों ने लैब में ये काम कई दफा किया है, लेकिन जो नए लैपटॉप्स आ रहे हैं उसमें VGA नहीं है, HDMI है। HDMI के अंदर क्या खुसूसियत है VGA के मुकाबले में? सब HDMI की स्पीड तेज है, VGA के मुकाबले में HDMI की स्पीड तेज है, और इसके साथ साथ उसके अंदर उन्होंने ऑडियो का भी चैनल दिया हुआ है। अभी पहले कभी होता था कि मॉनिटर से आवाज आ रही है, अब आपके लिए पॉसिबल है कि आपका जो डिस्प्ले लगा हुआ है, घर पे बड़ा सा टीवी लगा हुआ है, उसी पे स्पीकर भी लगाया हुआ है। तो पहले क्या था, स्पीकर की तारें अलग जा रही है, डिस्प्ले की तारें अलग जा रही है, अब एक HDMI लगा दिया, डिस्प्ले भी जा रहा है, उसके अंदर फसीहा। मोबाइल आगे मान्य को दे दो, मान्य को दे दो, डिस्प्ले भी उसके अंदर आ रहा है और आवाज भी उसी HDMI से आ रही है। तो वक्त के साथ साथ आपकी ये जो कनेक्शंस हैं ये भी अपग्रेड होते हैं, इनमें भी तब्दीलियां आती जाती हैं। क्विज के अंदर एक सवाल इसी बारे में है कि यूएसबी के अंदर अभी जो मैंने नए क्विज दिए कि यूएसबी के अंदर कौन से वाले यूएसबी स्टैंडर्ड की स्पीड तेज है। कंप्यूटर के पार्ट्स की बात होगी हमारी, आगे चले। अब अगला सवाल ये होता है कि भाई इन तमाम चीजों को आपस में जोड़ने के लिए, निगरानी के लिए हम किस चीज को, कौन सी चीज होती है जो इस चीज को संभालेगी?
हम कह रहे हैं ना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लो, विंडोज इंस्टॉल कर लो, तो भाई काम क्या करता है ये? ऑपरेटिंग सिस्टम आपके ख्याल में क्या करता होगा? अब इस बात को समझो, दुनिया में कोई भी जो निजाम, कॉम्प्लेक्स निजाम चल रहा है, यहां तक कि किसी घर में दो लोग भी अगर रह रहे हैं, किसी ना किसी एक का निगरान होना जरूरी है। फातिमा इंजीनियरिंग की क्लास नहीं है, कंप्यूटर लिटरेसी की क्लास है। ओके, साइड में कर दो उसको। हमारे पास किसी भी जगह पे हमारे पास कॉम्प्लेक्स निजाम जो होता है, हमें कोई ना कोई एक एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए होता है जो तमाम चीजों को संभाल ले। घर के अंदर अगर मम्मी पापा अपनी अपनी मर्जी चलाते हैं तो उस घर के अंदर हर वक्त फितना फसाद होता रहता है। अब बच्चा बोलता है मैंने अम्मी से परमिशन ले ली, एक फैमिली में ऐसा ही था, वहां पे दादी भी थी, अब्बा भी और अम्मा भी, तो बच्चा यही करता था। अम्मी ने मना किया, जाके अब्बू से परमिशन ले ली, अब्बू ने मना किया, दादी से परमिशन ले ली, अब्बू ने मना किया तो दादी ने अलग से जाके पैसे दे दिए, बेटा जा काम कर ले। तो उसके घर में क्या हुआ कि बच्चा आया क्लास 8 के अंदर, तो बच्चे ने कहा मुझे बाइक चाहिए, अब्बा ने मना कर दिया। मतलब सच्चा किस्सा है, अब्बा ने मना किया, नहीं बेटा तुम्हारी अभी उम्र नहीं है, अभी तुम बाइक मत चलाओ, बाद में थोड़े बड़े हो जाओगे मैं खुद दिला दूंगा। बच्चा गया अम्मा के पास, अम्मा गई अपने भाई के पास, वहां से पैसे लेकर आके उसकी बाइक दिला दी उन्होंने। तो ऐसे घरों में क्या, जो आपको अंदाजा ही होता होगा इस किस्म के घरों के अंदर फैमिलीज का क्या बुरा हाल हो रहा होता है, बच्चों का कितना बुरा हाल हो रहा होता है, हर बंदा अपनी मर्जी चला रहा हो। अब यही चीजें किसी भी निजाम के अंदर, ये एक फैमिली छोटी सी जगह है, ये चीज आपको कॉलेज में नजर आती है। मैं क्लास ले रहा हूँ, इतने में मिस फरा आ जाए, इतने में मिस फरा आ जाए और मिस फरा आके बोले कि सर मैं क्लास ले रही हूँ, क्या कर देंगे हम? मैं कहूँ नहीं मिस मेरी क्लास है, मिस कहें नहीं मैं सीनियर हूँ मैं क्लास पढ़ाऊंगी, क्या कर सकते हैं? राइट। मैं कहूँगा जी फला तारीख को मेरा पेपर है, 2 घंटे का पेपर है, बोले नहीं जी फला तारीख को मेरा पेपर है, मेरा पेपर आधे घंटे का होगा, क्या सिस्टम कैसे चलेगा? ठीक है, हम लैब में बैठे हैं, कोई और आता है कि जी लैब में मैंने क्लास लेनी है, मैं कहूँ जी लैब क्लास लेने के लिए नहीं है, प्रैक्टिकल कामों के लिए है, नहीं मैं तो क्लास लूंगा, क्या कर सकते हैं? इन तमाम चीजों को हल क्या निकाला हमने? बनाया प्रिंसिपल को। एक प्रिंसिपल है जो तमाम चीजों को मैनेज करेगा, उसी के ऑर्डर से सब कुछ चल रहा होगा। अगर इस वक्त सर तला क्लास में है, प्रिंसिपल साहब ने कहा हुआ है, अगर इसमें कोई टीचर आके मुझसे कहता है मैं क्या कह सकता हूँ, सर प्रिंसिपल साहब से मैंने कहा हुआ है। आपको शायद याद है टीचर ने कहा था दरवाजा बंद करके क्यों पढ़ा रहे हैं, मैंने कहा था मैं खुद प्रिंसिपल साहब से बात कर लूंगा इस बारे में। राइट। किसी ने कहा कि जी 1:30 बजे तक लैब में बच्चे क्यों होते, मैं खुद प्रिंसिपल साहब से बात कर लूंगा। राइट। अब एक प्रिंसिपल है तो उसके ऑर्डर पे पूरा कॉलेज चल रहा है। हमारे लिए चीजों को मैनेज करना आसान हुआ? नहीं हुआ, वरना चीजें कितनी मुश्किल हो रही होती। हर जगह, हर इदारे के अंदर, हर कॉम्प्लेक्स सिस्टम के अंदर आपको कोई ना कोई एक ऐसा बंदा चाहिए होता है, कोई ना कोई एक ऐसी अथॉरिटी चाहिए होती है जो तमाम चीजों को मैनेज करे। कहीं पे ये चीज हमें नजर आती है, प्रिंसिपल नजर आ रहा है, कहीं पे हमें चीजें नजर नहीं आती। ओके, मसलन बाइक, बाइक का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है अदील? नहीं होता। तो ये कैसे हम तय करते हैं कि हमने चाबी घुमाई, सॉरी चाबी वाला तो नहीं, किक मारी और बाइक स्टार्ट हो जाएगी? उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है, गाड़ी के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है, फर्क सिर्फ इतना कि वो नजर नहीं आ रहा, उसको सिस्टम का हिस्सा बना दिया कि भाई जब ये किक मारेगा या गाड़ी इग्निशन में चाबी घुमाएगा तो स्पार्क होगा, जब स्पार्क होगा तो वहां पे कुछ और चीजें बड़ी हुई है जिससे इंजन के अंदर आग लग जाएगी, शोला भड़केगा, इंजन चलना, गैस प्रोड्यूस करेगा, इंजन चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक मिनट, इंजन को चलाने के लिए पीछे से उसको पेट्रोल भी चाहिए। अच्छा एक और चीज यार, इंजन गर्म हो रहा है, ठंडक के लिए कुछ चाहिए। ओके, ये आपकी बाइक है, चलो यार हवा से ठंडी हो जाएगी, ये गाड़ी है, इसमें रेडिएटर लगा दिया, कुछ सिस्टम आपने पूरा बनाया हुआ, इसी सिस्टम पे वो गाड़ी चल रही है या वो बाइक चल रही है। वो सिस्टम ना होता तो आपकी बाइक आगे बढ़ भी नहीं पाती। कहीं पे ये सिस्टम ओवर्ट होता है, ओके, हमें नजर आता है, ऑब्वियस होता है, और कहीं पे ये सिस्टम कोवर्ट, छुपा हुआ होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है, हमें नजर नहीं आ रहा होता। यही बात तो हम कहते हैं कि कायनात को बनाने वाला, वजिया कौन है कायनात को बनाने वाला? आप। कायनात को बनाने वाला कोई ना कोई है, हम क्यों कहते हैं? यही तो बात हमारा आर्ग्यूमेंट होता है कि भाई पूरा निजाम चल रहा है वो किसी ना किसी बनाने वाले पे चल रहा है, कोई चीज एक दूसरे से टकरा नहीं रही। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान, इतनी सारी दुनिया में मखलूकात है, हर मखलूक के खाने पीने का इंतजाम है, उनकी नस्लों के बका का इंतजाम है, सब चीजें मौजूद है, तो भाई कोई ना कोई है जो इन चीजों को ऑर्गेनाइज कर रहा है। नजर आया किसी को खुदा आज तक? इंस्टॉल किया था, लेकिन है ना। इसी तरीके से ये बात समझ में आ गई, कंप्यूटर के अंदर भी हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ओके, और हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या क्या एग्जांपल्स हैं? फातिमा, फातिमा की सिस्टर, ऑपरेटिंग सिस्टम की कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं? मना, ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल। खुदा का खौफ करो यार, खुदा का खौफ करो।
ओके ओके, एक मिनट, मुझे शदीद सदमा हो रहा है, 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, मैं सांस ले लूं। रिदा, ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जाम्पल। ओके, उस्मा, एग्जाम्पल। फातिमा, यार आप लोग लैब में विंडोज इंस्टॉल नहीं कर रहे थे? बट यार मेरे दिल जा रहा था तो लाइन से सीक्वेंस के अंदर जो है ना, वो सबको थप्पड़ मारता हुआ जाओ। अरे भाई, आप लोग विंडोज इंस्टॉल कर रहे थे, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम था। भाई सबसे पहली बात, बायोस को तुम लोग क्यों लेकर आ रहे हो बीच में? मैंने बार बार क्लास में लैब में कहा था, बायोस के पास बहुत लिमिटेड काम होता है। ओके, बायोस से बहुत महदूद काम करना होता है, तो वो तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो ही नहीं सकता। ऑपरेटिंग सिस्टम तो कितनी सारी चीजों को मैनेज कर रहा होता है। आपने मिसाल के तौर पे किसी प्रिंटर को लगा दिया, उसको भी मैनेज कर रहा है, ठीक है। आपने स्कैनर को लगाया, उसको भी मैनेज कर रहा है। कैमरा लगाया, उसको भी मैनेज कर रहा है। आप समझते हैं कि बायोस में इतनी सलाहियत होती है? एक घड़ी के सेल से पूरा चल जाएगा? नहीं होता। ये सारा काम कौन कर रहा था? ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, और ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल्स विंडोज, जो आपने लैब में बार बार इंस्टॉल की। इसके अलावा आईओएस, आईफोन पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है? आईओएस। आपके मोबाइल पे कौन सा चल रहा है? लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, मैक ओएस के नाम से ये ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका काम तमाम चीजों को मैनेज करना है। बायोस ने दरवाजा खोला और उसने ऑपरेटिंग सिस्टम से, जो सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, आ जाओ आ जाओ, तुम आगे संभाल लो। एक दफा ऑपरेटिंग सिस्टम आके सीट पे बैठ गया। याद है मैंने लैब में बार बार एग्जांपल दी थी, पियन ने, चपरासी ने दरवाजा खोल दिया, अब प्रिंसिपल आ गया, अब प्रिंसिपल की मर्जी चलेगी। एक दफा बायोस ने दरवाजा खोल दिया, अब ऑपरेटिंग सिस्टम की मर्जी चलेगी। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो अपने हिसाब से लोगों को उसके अंदर लाके चीजों को मैनेज करेगा। भाई इस वक्त आपने कंप्यूटर पे कीबोर्ड पे ए दबाया, ये वाला ए जा रहा है एमएस वर्ड के पास, ऐसा ही है ना? लेकिन आपने देखा, नोट किया कि जब आप ए दबा रहे हैं और एमएस वर्ड पे टाइप कर रहे हैं, एमएस वर्ड के अंदर ए आ गया, लेकिन उसी वक्त बैकग्राउंड से आपको यूट्यूब की वीडियो भी चल रही है, उसकी भी वीडियो आवाज आ रही है, स्पॉटिफाई चल रहा है, उसकी आवाज आ रही है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा होता है। स्पीकर पे आवाज किसकी आएगी? स्पॉटिफाई की या यूट्यूब की। और ये कीज तुम दबा रहे हो, किसके पास जाएगा? एमएस वर्ड के पास। स्क्रीन के ऊपर क्या चीज नजर आएगी? एमएस वर्ड नजर आएगी। एमएस वर्ड को मिनिमाइज किया, क्या नजर आएगा? वॉलपेपर। ये तमाम चीजें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इन चीजों को तय कर रहा होता है। ये सारे फैसले किसके होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के। इस वक्त कौन सी चीज आगे होगी, कौन सी चीज पीछे होगी? बाज दफा आप लोग देखते हैं कोई ऐप तेजी से काम कर रही है, राइट? ये तमाम चीजें जो मैनेज हो रही है ना, कि वीडियो भी डाउनलोड हो रही है, ऑडियो भी चल रही है, ओके, वीडियो भी आपको नजर आ रही है, टेक्स्ट भी काम कर रहा है, प्रिंटर भी काम कर रहा है, ये सारे काम ऑपरेटिंग सिस्टम के होते हैं। कॉलेज के अंदर इस वक्त यहाँ भी क्लास हो रही है, बराबर में क्लास हो रही है, लाइब्रेरी भी खुली हुई है, बच्चे कुछ स्पोर्ट्स पे भी गए हुए हैं, कोई बच्चा वॉशरूम में भी गया हुआ है, बिजली सब जगह आ रही है। ये चीजें कौन मैनेज कर रहा है? प्रिंसिपल साहब। प्रिंसिपल साहब के ऑडियंस में सब कुछ हो रहा है। ऐसा नहीं कि प्रिंसिपल साहब आके तला से कह रहे, तला तुम्हें आज ये पढ़ाना है, तला तुम ये लेक्चर तैयार कर रहे हो, तला, ऐसा नहीं हो रहा। लेकिन उन्होंने चीजों को मैनेज कर लिया। आगे हर बंदा अपना अपना काम कर रहा है। आपने ए दबाया एमएस वर्ड के अंदर, अब एमएस वर्ड को पता है कि मैंने इस ए के साथ क्या करना है, मैंने इसे ए को डिस्प्ले करवाना है, इसमें फॉन्ट जो होगा वो टाइम्स की रोमन का फॉन्ट होगा, मैंने ये वाला फॉन्ट दिखाना है, व्हाइट बैकग्राउंड होगा, ब्लैक के अंदर टेक्स्ट आ रहा होगा, ये एमएस वर्ड का काम है। लेकिन उस तक भेजा किसने? ऑपरेटिंग सिस्टम ने। आपने यूट्यूब के ऊपर वीडियो प्ले की, अब ब्राउजर का काम है, ब्राउजर ने कहा कि यार इस वक्त यूट्यूब खुला हुआ है, इससे वीडियो प्ले की है, मैंने वीडियो चलानी है, मैंने ऑडियो को आगे भेजना है आगे। अब ये किसने किया? ब्राउजर सारे काम मैनेज कर रहा है, लेकिन किसके हुक्म पे, किसके इशारे पे सब कुछ चल रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम के। ये बात समझ में आई? हर जगह पे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, कहीं पे एब्स्ट्रैक्ट और कहीं पे बिल्कुल वाज़ेह तौर पे नजर आता है। पाकिस्तान का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर होगा, ओके। और मेरा ये ख्याल है, मेरा अपना ख्याल है कि पाकिस्तान का ऑपरेटिंग सिस्टम पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कहलाएगा, पाकिस्तान का दस्तूर। क्यों? क्योंकि भाई हुरिया की बात क्यों नहीं मानते?
हुर्रिया को पाकिस्तान के दस्तूर ने वजीर आजम नहीं माना। अगर पाकिस्तान का दस्तूर कहता है कि जी हुर्रिया पाकिस्तान की वजीर आजम है तो वो बनेगी। हम सब ने जो पाकिस्तान में बाहम इत्तेफाक से रहने का फैसला किया है, वो फैसले की बुनियाद क्या बनी? दस्तूर, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बेसिस पे हमने मिलजुल के रहने का फैसला किया है। बात हो गई। ऑपरेटिंग, मोबाइल पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है? ओके गुड। अब हम आगे, अच्छा, इस सवाल से मुझे ये अंदाजा हो रहा है कि हम लोग के लिए पास पेपर सॉल्व करना बहुत जरूरी है, वरना एंड मौके पे। अब ये देखो, मैंने जो बात बताई ऑपरेटिंग सिस्टम की, आप लोग को नहीं पता थी यार, मैंने लैब में कई दफा कराया, लैब में बताया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो रहा है। चीजें आप लोग के जहन में नहीं आ रही होती, वो एक अलग बात है। इसीलिए कह रहा हूं कि पास पेपर सॉल्व करना जरूरी है। नेक्स्ट वीक के अंदर जो हमारी एडिशनल क्लासेस, अगर आप लोग को भी पता चल रहा है फला टीचर नहीं है, तो आप लोग मुझे बुला लें। ओके, हम लोग यहाँ पे आ जाए। शायद मैं नेक्स्ट वीक लैब की क्लासेस भी लूँ क्लास के अंदर, ताकि हम लोग पास पेपर्स को कवर कर लें। अभी आप लोग यहाँ कंफ्यूज हो रहे हो, ऐसा ना हो कि कराची यूनिवर्सिटी जाके कंफ्यूज हो। ओके, आज प्रिंसिपल साहब से पेपर की बात हुई, मैंने कहा सर मेरा पेपर ऐसा ऐसा बन रहा है, तो उन्होंने कहा उसको शॉर्ट कर लें। तो मैंने उनको यही बताया कि सबसे पहली बात, हमारी HEC की गाइडलाइन है कि ये पेपर हमारा प्रैक्टिकल है। वो कहते हैं इस सब्जेक्ट का तो थ्योरी पेपर होना भी नहीं चाहिए, अगरचे कराची यूनिवर्सिटी की वजह से हम मजबूर हैं, वरना HEC कहता है कि भाई इसका तो प्रैक्टिकल हो। किसी ने कहा था कि सर वो प्रिंटर कैसे इस्तेमाल होता है तो बताया नहीं। तो मसला यही कि प्रिंटर एक प्रैक्टिकल चीज है। अब हम लोग के कॉलेज की कुछ लिमिटेशन है, जितनी लैब हमें मिल रही है वो भी गनीमत है, प्रिंटर पे थोड़े से इश्यूज हैं अभी, वरना हम प्रिंटर पे भी काम करके दिखाते। लेकिन पेपर में सवाल क्या आएगा? टाइप्स ऑफ प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, इस किस्म के सवाल आएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब उसका आसान थोड़ा सा मेरे नजदीक क्या हाल निकला कि हम सिनेरियोज दे दें। आपके पास ये कंप्यूटर है, आप उसको किस तरीके से अपग्रेड कर सकते हैं, किस कंप्यूटर की स्पीड ज्यादा होगी, आप बताओ। यार ये ईमेल आई है, ये जेन्युइन ईमेल है, ये फिशिंग ईमेल है? तो इस तरीके से हम आपको प्रैक्टिकल की तरफ किसी हद तक लेके जा सकते हैं। और दूसरी बात, जब यहाँ पे आपने उस प्रेशर को बर्दाश्त कर लिया, आप यहाँ बैठे, 2 घंटे का पेपर है, आपके पास पेपर आया, हर सवाल एक पैराग्राफ है, एक लाइन नहीं पूरी पैराग्राफ है, आपने उसको पढ़ा, आपके देखते ही कहते ना वो हाथों के तोता मैना सब उड़ गए। ओके, लेकिन यहाँ पे आपने प्रेशर बर्दाश्त कर लिया, कराची यूनिवर्सिटी जाएंगे तो हंसी खुशी जाएंगे, हंसते खेलते वापस आएंगे, क्योंकि वहां का पेपर डेफिनेटली हमारे पेपर से इजी होगा। ऑन द स्पॉट एक नया टॉपिक आपके सामने आ गया, आपने उस सवाल का जवाब देना है। ओके, आपके अंदर इतनी सलाहियत होगी कि आप उस वक्त सोच के उसका जवाब दे सके, घबराए ना, परेशान ना हो। यहाँ बच्चों की ये हालात है। अभी आपको पता है मैंने रिपीटर्स का पेपर लिया है, और ये बात पता है पिछले सेमेस्टर में जो बच्चे फेल हुए थे, इसी वीक में उनका पेपर मैंने लिया है, जो जिनको मैंने फेल किया था। तो 19 बच्चों को मैंने फेल किया था, 10 बच्चे वापस पेपर में अपीयर हुए। मैंने उनको पेपर भी बता दिया था, भाई ये सवाल आ रहे हैं, ठीक है, मतलब सही है भाई, खुदा का करके पास हो, मेरी जान छोड़ो। पता चला है उसमें एक बच्ची अभी भी ऐसी है, उसने सिर्फ 2 पेजेस लिख के दिए। मतलब आप अंदाजा लगाओ कि मैं पहले से पेपर बता रहा हूं, तब भी उस बच्ची में इतनी सलाहियत नहीं है कि वो उसका आंसर दे सके। ठीक है, तो ये होता है क्यों, बच्चा इतना वीक कैसे हो जाता है? जब उस पर किसी भी किस्म का दबाव, किसी किस्म का प्रेशर नहीं पड़ रहा होता। हर आदमी बात सलाहियत होता है, लेकिन जब उसकी सलाहियत को जब निखरने का मौका नहीं मिलता, हर वक्त उसको जो है स्पून फीडिंग मिलती रहती है, उसके नतीजे में बच्चा जंग लग जाता है। आपको पता है हीरा और जो कोयला ये बिल्कुल एक चीज है, लेकिन फर्क क्या होता है? हीरे के ऊपर इंतहाई लाखों गुना प्रेशर और लाखों गुना उसको गर्मी, हीट मिल रही होती है, तो वही कोयला हीरा बन जाता है। अब आपको लगेगा सर ये तो मोटिवेशनल स्पीकर्स वाली बात हो गई, अब मुझे खुद भी ऐसी एग्जाम्पल्स देना पसंद नहीं है, लेकिन बताना चाह रहा हूँ कि जो प्रेशर होता है वो आपको एक अच्छा मजबूत इंसान बनने में मदद करता है। लेकिन अगर आप लोग पहले से ये सोच के बैठ जाएं कि यार आसान पेपर दे दें सर, पास कर दें, या पूरा कॉलेज ऐसा करता है, सर को पता नहीं क्या पढ़ा हुआ है, लेकिन उससे आपकी सलाहियतें को उजागर होने का मौका नहीं मिल रहा होता। इससे पहले कभी लैब में विंडोज वगैरह इंस्टॉल की थी या घर पे की थी? अब एक मौका मिल गया, सर ने डाटा टपका, क्लास में आओ, क्यों नहीं आए, लैब में क्यों नहीं आए, फायदा आपका हुआ नहीं हुआ? थोड़ा सा अपने ऊपर अपना ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने आप ये सोच लें कि यार हम कर सकते हैं। आपको पता है एक 4 मिनट माइल लिमिट का पता है आपको? एक माइल होता है, मील होता है जिसको उर्दू में कहते हैं मील। ओके, रेसिंग के कंपटीशन होते थे। एक कई सदियों तक ये सोच रही कि जो मिनिमम टाइम के अंदर एक इंसान उस डिस्टेंस को कवर कर सकता है, वो मिनिमम टाइम 4 मिनट है। ओके, इससे कम पे पॉसिबल नहीं है, इससे कम पे पॉसिबल नहीं है। सदियों तक लोगों की ये सोच रही, सदियों तक, सदियों तक लोगों की ये सोच रही कि एक मील का फासला इंसान 4 मिनट से कम में कर ही नहीं सकता, जितना तेज भाग ले। ओके, बता दो ये बात, अब मैं बता रहा हूं।
सदियों तक, ओके, सदियों का मतलब क्या, 100 साल, 200 साल, 300 साल तक, कि भाई 4 मिनट से कम पे तो कोई कर ही नहीं सकता। एक साहब ने, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, 1957 के अंदर उन्होंने ये फासला 3 मिनट 59 सेकंड्स के अंदर करके दिखा दिया। 3 मिनट 59 सेकंड, कितना कितना बचा, 1 सेकंड। उसका होना था, लोग, उनका रिकॉर्ड बन गया कि भाई इस बंदे ने वो 4 मिनट वाली लिमिट तोड़ दी, और उसके फौरन फौरन बाद धड़ाधड़ लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ना शुरू कर दिए। इस वक्त जो करंट रिकॉर्ड है क्या है, 3 मिनट 43 सेकंड्स, 3 मिनट 43 सेकंड्स। अब तुम देखो, मेरी बात समझो, कहां ये था कि एक सदियों तक, कई 100 साल तक, 200 साल, 300 साल तक लोग ये समझ रहे हैं भाई एक जनरेशन 25 साल की होती है, तो आपकी 8-8 नस्लें ये सोचते हुए गुजर गई कि भाई 1 मील का फासला 4 मिनट से कम पे मुमकिन ही नहीं है। लेकिन एक दफा एक इंसान ने किसी तरीके से हिम्मत करके, बहादुरी करके, प्रैक्टिस करके 1 सेकंड कम करके दिखा दिया। एक दफा जब उसने करके दिखाया, धड़ाधड़ अगले 50 साल के अंदर अंदर लोगों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और इस वक्त कहा कहा 1 सेकंड कम करना बड़ी बात थी, अब आजकल क्या चल रहा है, 43 सेकंड्स। कितने सेकंड हो गए आपके ये, 17 सेकंड। कहा 1 सेकंड, कहा 17 सेकंड। अब इसको लोग कहते हैं, इसको हमारे साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि भाई आपने एक मेंटल बैरियर तोड़ दिया। जब एक दफा आपने ये सोच के रखा था भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कौन है जो करके दिखा दे, पागलों जैसी बात कर रहा है, यार दिमाग खराब है, तू कर लेना, ऐसे होता है ना हमारे यहाँ, आगे ऐसे पकाने आया हुआ है, मैं लस्सी बना रहा है दिमाग की। एक दफा उस बंदे ने दिमाग की लस्सी वाकई बना के दिखा दी, 1 सेकंड उसने देख के दिखा दिया, लोगों के दिल से खौफ टूटा, और लोग इन्हें यहां तक कि 17 सेकंड पहले उन्होंने उस माइल को, उस मील को पूरा करके दिखा दिया। आप लोग जब यहाँ पे ये सोच कर आते ना, यार ऐसा हो ही नहीं सकता, हम तो कर ही नहीं सकते, यार घर के इतने इश्यूज है, उसके साथ तो पढ़ाई पॉसिबल ही नहीं है, या फला की पढ़ाई इसलिए अच्छी है उसके घर में बच्चे नहीं है, या मेरे तो बच्चे भी हैं, या मेरे तो फादर बीमार है, मेरी मदर बीमार है, मेरे पास जो है मैं इतनी दूर से आता हूँ या आती हूँ। एक दफा ये चीजें सोच लेते हैं, आपके अंदर एक मेंटल हैंडीकैप बनता चला जाता है, अदील मेंटल हैंडीकैप बनता चला जाता है कि यार ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन एक दफा कोई बंदा करके दिखा देता है कि यार ये सारे काम पॉसिबल हैं, खुद ब खुद आपके जहन के अंदर एक चीज पैदा हो जाती है कि हम भी कर सकते हैं। मसला सिर्फ यह है कि बारिश का वो पहला कतरा कौन बनेगा, तो कौन सा शख्स होगा जो कहेगा नहीं अब की दफा मैं भले 1 सेकंड पहले करके दिखाऊंगा, लेकिन दिखाऊंगा। आप लोग क्लास कॉलेज के अंदर जब ये सारे मसाइल सोच कर आते हैं ना कि यार हमने कैसे पढ़ना है, हमने ये कैसे करना है, व्यू कर सकते हैं, होता है कि आप लोग की सारी हिम्मत जवाब दे देती है। अब एक स्टूडेंट है यहाँ पे, वो मेरे पास आई, ओके, उसने मुझसे कहा 1 साल पहले की बात है, सर मेरे घर में मसला है, यूं है आप मुझे पास कर दीजिएगा। मैंने कहा नहीं, आप काम करेंगे तो मैं पास करूंगा। खैर उन्होंने कुछ काम नहीं किया, पेपर दिया, मैंने फेल किया। अब रिजल्ट आया, वो पहले मिस रबिया के पास गई कि मिस सर तला से बोले मुझे पास कर दें। मिस, मैं गुस्से में ना चेहरा बना के बैठा था, मुझे पता तो आएगी मेरे पास, तो उसकी हिम्मत ही नहीं आने की। 3-4 दिन के बाद उसको हुआ, वो चलते हुए सर वो प्लीज पास कर दे। मैंने कहा मैं नहीं करूंगा, काम आपने करना है। उस बच्ची ने अब सारे काम कर दिए, असाइनमेंट भी सबमिट करा दिए, क्विज भी सारे कर दिए, और साथ ही साथ पेपर भी सही से कर दिया। बात क्या थी, उसके जहन में बैठा हुआ था कि मैं नहीं कर सकती, लेकिन जब उसके ऊपर दबाव पड़ा, जब उसको नजर आ गया कि सर तो जो है ना वो बिल्कुल ढीठ है, सर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मेरे आंसुओं से, मेरे रोने से, मेरे धोने से, मेरे घर के मसाइल से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो उस बच्ची के अंदर ऑटोमेटिकली सोच पैदा हो कि मैंने करना है। अब कर दिया ना। अब यही चीज वो 1 साल पहले कर लेती, कर सकती थी ना। देखो ये मसला होता है, आप लोग अभी सोच रहे हैं यार सर के इतने सारे क्विज हम कैसे करें, हमने असाइनमेंट भी करना है, हमें ये भी करवाना है, वो भी करना है, ये भी याद करना है। अभी आप लोग यही सोच रहे होंगे, एक दफा सोच लें हाँ यार हम कर सकते हैं, एक दफा ये सोच लेंगे, खुद ब खुद आपके अंदर की सलाहियत पैदा हो जाएगी और आप लोग वाकई करके दिखाएंगे। अगर आज आप लोग के अंदर ये सोच पैदा हुई, भीख मांगने वाली सोच, भीख मांगना क्या होता है, सर पास कर देना, सर कर देना पास, सर प्लीज सर, ये होती ना यार। अब देखो हमारा माशरा ऐसा बन गया कि बच्चों को खुद भी शर्म नहीं आ रही होती। मेरे पास अभी भी कुछ लोग हैं जिन्होंने मुझसे लोन लिया हुआ, मेरे लोन अभी तक वापस नहीं किया, लेकिन एक बात है कि उनको शर्म नहीं आई थी, उन्होंने कर्जा मांगा, ओके चलो ठीक है दे दिया, मेरी बेवकूफ़ी मैंने दे दिया, लेकिन उनको शर्म नहीं आ रही कि हमने वापस नहीं किया। हमारा माशरा थोड़ा सा ऐसा बन गया, तो हमारे बच्चों को भी शर्म नहीं आती कि सर पास कर देना, सर प्लीज कर दें, सर प्लीज सर मेरे घर में मसला है। मतलब ये नहीं सोचते कि यार हम भीख क्यों मांग रहे हैं, क्या हम माजूर हैं, क्या हम खुदा ना खास्ता अल्लाह ने हमें कुछ हैंडीकैप बनाया हुआ है, हम नहीं कर सकते। अब देखो इसका नुकसान क्या होता है, हम लोग एमएस कर रहे थे, एमफिल, मेरा क्लास फेल होता, उसका नाम था मुबशिर, मुझे नाम नहीं लेना चाहिए था, रिकॉर्डिंग में आ गया, अच्छा तो काट दूंगा मैं। तो उस बच्चे ने, वो थोड़ी सी इसकी माजूरी थी, थोड़ी सी माजूरी थी,
उसके पैर थोड़े से टेढ़े से थे, लेकिन भाई के पास सरकारी नौकरी भी थी। ओके, बंदा बिल्कुल नॉर्मल था, बात बात करो कुछ नहीं। अच्छा, हम लोग के पास असाइनमेंट्स है। पहला सेमेस्टर में पहला सब्जेक्ट ही बहुत मुश्किल था, मतलब हमारे सीनियर्स ऐसे थे कि जिनके सारे कोर्स पास थे, वो पास नहीं होके दे रहा था। असाइनमेंट आया, अच्छा अल्लाह का शुक्र है मैं पहला स्टूडेंट था क्लास का जिसने असाइनमेंट सॉल्व कर लिया। मैंने वीडियो बनाई, वीडियो बना के समझाया कि करना कैसे, और मैंने वीडियो शेयर कर दी। मैंने सोल्यूशन शेयर नहीं किया, वीडियो शेयर कर दी। काफी लोगों ने उसी को देख के काम किया और उससे भी बेहतर काम करके दिखाया। तो मुबश्शिर साहब, सॉरी, उन साहब के क्लास फेलो का मेरे पास मैसेज आया कि यार तला भाई मुझे ना असाइनमेंट भेज दे। मैंने वीडियो भेज दी, कह रहा नहीं सर असाइनमेंट भेज दें आप। मैंने कहा क्यों? तो आपको पता तला भाई मैं माजूर हूं, मैं नहीं कर सकूंगा, मुझे भेज दें। अब तुम देखो वो बंदा सरकारी नौकरी भी कर रहा है, पूरी नॉर्मल उसकी फैमिली, हम उसके व्हाट्सएप पर स्टेटस देख रहे हैं, आना जाना घूमना फिरना सब कुछ चल रहा है, लेकिन उसका माइंडसेट क्या बना हुआ है कि मैं हर जगह मांग के ले सकता हूँ। यूनिवर्सिटी पेपर देने गया, उसने यूनिवर्सिटी को मेल लिखी, मैं चूंकि माजूर हूं तो मेरे नंबर बढ़ाए जाए। यूनिवर्सिटी ने कहा हम आपके पेपर दोबारा ले लेंगे, नंबर नहीं बढ़ाएंगे। उसने कहा नहीं पहले वाले नंबर ही सही है। देखो समझ में आ रही बात? बंदे का माइंडसेट क्या बन गया कि जिंदगी भर मैं भीख मांग के गुजारा कर सकता हूँ, मैं नंबर भी ऐसे ले लूंगा, मैं असाइनमेंट भी ऐसे ले लूंगा, मैं माजूर। उसको शर्म नहीं आ रही, उसको शर्म नहीं आ रही बोलते हुए कि मैं माजूर हूँ, कि मुझे मैं किसी से इस तरह से फेवर ले रहा हूँ। यहां तक कि वो इतना डिले हो गया कि यूनिवर्सिटी को मैसेज कर रहा है कि आप मेरे नंबर बढ़ा दें क्योंकि मैं माजूर हूँ। अब देखो ये होता क्या है, ये बच्चे की जो बचपन की माइंडसेट बन रहा होता है ना, चलाते हुए चल रहे होते हैं कि बच्चे तुम तो है मेरा बच्चा है मेरा बच्चा, नतीजा क्या निकलता है उसके अंदर ये चीज डेवलप हो जाती है। बजाय हिम्मत के वो हमेशा के लिए ज़हनी तौर पर भी माजूर हो जाता है कि यार मैं किसी से भीख मांग के भी नंबर ले सकता हूँ। हमारा कसूर या मेरा कसूर सिर्फ इतना होता है कि मैं ये कोशिश कर रहा होता हूँ कि भाई अपने अंदर सलाहियत पैदा करो, तुम कर सकते हो। और मैंने ये चीज देखी, जिन बच्चों के बारे में कहा जाता था यार ये तो कचरा बच्चे हैं, वो इस वक्त कॉलेज के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, टीचर्स उनसे खुश हैं। लेकिन बात वही कि भाई उनके पीछे लगे, उनको फोर्स किया तभी तो हुआ, वरना सबसे आसान यही है कि जी मेरे घर पे अब्बू का मसला है, अच्छा बेटा कोई बात नहीं तुम घर जाओ मैं तुम्हें पास कर दूंगा। लेकिन जब हमने उसको फोर्स किया, उसको प्रेशराइज किया, तो उसके अंदर सलाहियत पैदा हुई ना। तो ये जो बात होती है ना 4 मिनट माइल वाली, इसको ध्यान में रखना। कोई भी चीज इंपॉसिबल नहीं होती, आपका अपना जहन उस चीज को इंपॉसिबल बनाता है। अब अदील ने कहा सर जिंदगी एंजॉय भी करनी चाहिए, आपके हर वक्त काम करते भी रहते हैं करवाते भी रहते हैं, बिल्कुल सही बात है, जिंदगी एंजॉय करनी चाहिए। लेकिन क्या अगर फहाद ये कहता है कि एंजॉय करने का मतलब ये है कि मैं क्लास में शर्ट उतार के बैठूंगा? इमन सिद्दीकी ने कहा एंजॉय करने का मतलब ये है कि मैं बाल वाल नहीं बनाऊंगी और ऐसी ना दांत ब्रश करूंगी, मैं ऐसी आ जाऊंगी उठ के, मैं लाइफ एंजॉय कर रही हूँ ना। अम्मी ने कहा बेटा दांत ब्रश करो, नहीं नहीं अम्मी मैं नहीं करूंगी, मेरी मर्जी, मैं लाइफ एंजॉय कर रही हूँ। आप लोगों का रिएक्शन क्या होगा? कि आप लोग बचपन से जिस माहौल में आ रहे हैं, आप लोग को सिखाया गया बेटा अपने सफाई का ख्याल रखना और कपड़े पहनना, ये इसका ना पहनना एंजॉयमेंट नहीं है। लेकिन आपको किसी ने ये नहीं सिखाया कि बेटा ट्रैफिक सिग्नल तोड़ना गलत बात है। एंजॉय करने का मतलब ये नहीं कि तुम ट्रैफिक सिग्नल तोड़ते हुए चलो, ये हमारे माशरे की खामी है। हमारे माशरे की खामी है कि हम अगर लेट आते तो हम समझते हैं इतनी टेंशन मत ले, हालांकि होने के चाहिए था कि वालिदैन बताते कि भाई तुम्हारा लेट होना, तुम्हारा क्लास से एब्सेंट होना गलत बात है, एंजॉय करो। लेकिन एंजॉयमेंट का मतलब ये नहीं कि तुम लेट जाओ, एंजॉयमेंट का मतलब ये नहीं कि तुम एब्सेंट हो जाओ, एंजॉयमेंट का मतलब ये नहीं कि तुम पढ़ो मत और दूसरे को बोले कि सर हमें ऐसे ही पास कर दें। तफरी करें, हम भी तफरी करते हैं, आप लोग भी करें, लेकिन कुछ चीजें नो गो एरिया होती है, क्या ये काम हमने नहीं करना। यूरोप में और हम में फर्क इसी चीज का है। वहां पे जो हम लोग पाकिस्तानी वहां जाते हैं ना, खैर वहां जाके भी पाकिस्तानी गंदी मचा रहे हैं, लेकिन जो वहां की तरक्की की वजह ये कि उन्होंने कहा कुछ चीजों तो लाजिम है। वीकेंड आता है, जो हल्ला गुल्ला उनका होता है वो मैं और आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन अगले दिन पीर के दिन वो वक्त पे ऑफिस पहुंचा हुआ होगा। ऐसा ही है ना, छुट्टी नहीं कर रहा होगा, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट होगा, उसने उस अपॉइंटमेंट के वक्त ही पहुंचना है, और ना डॉक्टर ने लेट होना ना उसने लेट होना है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, या वो मेरी बहन की शादी है, मेरे भाई की शादी है, वो आराम से जी शादी एक दिन की होती है, उसमें पूरा पूरा महीना जाया हो रहा होता है। बात समझ में आई? कोई सवाल इस हवाले से? मेरे ख्याल में एक ही दफा मैंने बहुत सारी बातें कवर कर दी हैं। अब आप लोग का क्या, अब आप लोग का हुलिया को बुला रही होंगे मेरे ख्याल में जाए, और हुलिया खुद भी मुझे कह सकती थी कि मुझे जाना होगा, आपको किसी से सिफारिश करवानी पड़ी। मैं इतना बुरा नहीं हो रिया, इतना जालिम नहीं हूं मैं। तो बहरहाल इस सारी बातों का मकसद ये कि भाई आप लोग को इस वक्त लग रहा होगा निमरा कि क्विज़ेस बहुत सारे हैं, ओके, आपको लग रहा होगा असाइनमेंट भी इतने सारे किए हैं और सर का पेपर भी करना है, और सर का पेपर में भी सर जो है रिलैक्सेशन नहीं देंगे, आपको लग रहा होगा। लेकिन 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 आप कर सकते हैं, थोड़ी सी हिम्मत से काम लें, बिल्कुल पॉसिबल है।
क्विज के हवाले से किसी के पास कोई सवाल, किसी के पास कोई एतराज? क्विज़ेस देखो मैं एक बात फिर कह रहा हूं, बहुत जरूरी है। आपकी क्लास के अंदर वो बच्चे जिनके अटेंडेंस कम है, इंशाल्लाह आज भी गायब है, राबिया नदीम, मानिया, यहाँ पे आपके सनिया, आयशा अकील और तोबा सोहेल, और भी बहुत सारे बच्चे हैं, मरियम अली खान, जिनके अटेंडेंस सही नहीं है। ओके, एक बार फिर कह रहा हूँ, क्विज़ेस कर लोगे किसी हद तक तुम्हारे गुनाह धुल जाएंगे। लेकिन तुमने क्विज भी देखो, क्विज से मेरे जहन में क्या आता है? मेरे जहन में आता है क्या, इस बच्चे को मैंने घर पे क्विज करने दिया हुआ है, वो जब चाहे कर ले। और ओपीडी में बैठ के डॉक्टर का वेट कर रहा है, उस वक्त मोबाइल निकाल ले। वो कहीं पे बैठ के दुकान पे खड़ा होकर वेट कर रहा है, वहां पे भी निकाल के देख कर सकता है। तो जो बच्चा वो भी नहीं कर रहा, क्विज भी नहीं कर रहा, तो वो तो बिल्कुल ही गया गुजरा है। मैं उसको कैसे पास करूं? मेरा माइंड से समझ में आ रहा है। अभी जिस बच्ची ने मिसाल, अभी जिस बच्ची ने फॉर एग्जाम्पल रिपीटर के अंदर पेपर मेरे बताने के बावजूद सिर्फ 2 पेजेस लिखकर आई है, क्या मैं पास करूंगा उसको? नहीं करूंगा। यार जिस बच्ची को पेपर बता रहा हूं उसकी भी तैयारी करके नहीं आ रही, ऐसी की तैसी, उसको क्यों पास करें हम? समझ में आई बात? तो इसी तरीके से जो बच्चा घर बैठ के क्विज भी नहीं कर सकता, उसको मैं कैसे पास कर दूं? तो क्विज की इंपॉर्टेंस को समझो, बजाय इससे कि अगले साल जब रिजल्ट आता है तुम लोग मुझे हैरत से देखो कि सर ये आपने हमारे साथ क्या कर दिया, हमारी तो आपसे इतनी अच्छी गुफ्तगू थी, इतनी अच्छी बातचीत थी, इतना हमारा हंसी मजाक था। भाई रिजल्ट करते वक्त मैं नहीं देखूंगा किससे मेरा हंसी मजाक था, किसने क्या काम किया था। क्विजेस करना शुरू करो। ओके, जिन लोगों का नाम मैंने लिखा है लैब में उन्होंने आना है। क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई, बहरहाल नेक्स्ट क्लासेस के अंदर इंशाल्लाह ताला हम लोग पास पेपर्स के ऊपर बात करेंगे इंशाल्लाह।